हेलो एवरीवन। आज हम लोग जो बीएससी एजी थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं उनके सिलेबस के अकॉर्डिंग हम न्यूक्लिक एसिड पढ़ेंगे जो उनकी प्लांट बायोकेमिस्ट्री में आता है। तो इसके वीडियो जो होंगे वो 2 पार्ट्स में बनेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप लोग। आपके जो भी टॉपिक्स हैं मुझे कमेंट में बताएंगे, मैं उसका वीडियो बना के आपको डाल दूंगा। तो आते हैं न्यूक्लिक एसिड पे। न्यूक्लिक एसिड जो है वो बेसिक सन 1869 में स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिक फ्रेडरिक मिशर ने जैव कोशिका रसायन विश्लेषण करते हुए एक सफेद चूर्ण प्राप्त किया जिसे उन्होंने न्यूक्लिक एसिड या कोशिका केंद्रक अम्ल की संज्ञा दी। उसको क्या कहा? कोशिका केंद्रक अम्ल या फिर न्यूक्लिक एसिड कहा उन्होंने। ये इसकी खोज किसने की थी? 1869 में स्विट्जरलैंड के एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था फ्रेडरिक मिशर। ठीक है। साथ ही न्यूक्लिक एसिड जो है वो हर प्रकार के जीवित जीवों में पाया जाता है, उनके सेल्स में पाया जाता है। माइक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं, ये जीवित कोशिकाओं में रहते हैं, न्यूक्लिक प्रोटीन के रूप में पाए जाते हैं। तो बेसिकली जो न्यूक्लिक एसिड है वो हर एक इंसान के लिए या जीव के लिए जो भी जीवित है उसके लिए जरूरी है, क्योंकि न्यूक्लिक प्रोटीन्स जो हैं वो बहुत अच्छे से जल के साथ अपघटन करते हैं, प्रोटीन्स देते हैं न्यूक्लिक एसिड तथा अम्ल। अब इनके जो कुछ स्रोत हैं, ऐसे नहीं कि कोई भी चीज आपको डायरेक्ट मिल जाए, तो उनके स्रोत होते हैं। तो स्रोत जो है ना इनके, थाइमस ग्रंथि है, थायराइड है, अग्नाशय है, यकृत है, आंत है, स्तन ग्रंथि है, फेफड़े हैं, लसिका है। ऐसे बहुत सी चीजें हैं जहां ये स्रोत हैं और न्यूक्लिक अम्ल इन स्रोतों से तैयार किए जाते हैं। ये जो स्रोत आपको मैंने बताया, चाहे विषाणु हो या जीवाणु हो, ठीक है, गुर्दा हो, मस्तिष्क हो, इन स्रोतों से ही तैयार होता है न्यूक्लिक एसिड। ठीक है। अब आते हैं हम कि जब न्यूक्लिक अम्ल उच्च भार वाले किसी पोलोनेमिक मॉलिक्यूल होते क्या है? न्यूक्लिक एसिड एक हाई डेंसिटी वाले भार वाले पॉलीनैनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं जिन्हें हम न्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं। इनसे न्यूक्लिक अम्ल रंगहीन और ठोस होता है। न्यूक्लिक एसिड जो होता है वो क्या होता है? रंगहीन और ठोस होता है। इसका संगठन जो है, संगठन जब होता है तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन वो फास्फोरस के तत्वों से होता है। जो इनका संगठन होता है, संगठन होने लगता है, जब ये बनने लगते हैं, टूटने लगते हैं, तो इनका क्या होता है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन एंड फास्फोरस के तत्व मिलकर बनते हैं। तो अब आते हैं कि न्यूक्लिक अम्ल होते कितने प्रकार के हैं। तो न्यूक्लिक अम्ल बेसिकली 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है राइबोन्यूक्लिक अम्ल, आरएनए, ठीक है। एक होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल, इसे डीएनए। 2 मुख्य होते हैं, एक आरएनए होता है, एक डीएनए होता है। जैसे कि आप लोगों ने पिछली कक्षा में पढ़ा होगा, तो डीएनए आरएनए 2 के बारे में आप जानते होंगे। मुख्यतः यह कोशिकाओं के क्रोमैटिन में पाया जाता है। अगर जेनेटिक्स को मैंने आपको पढ़ाया है, जेनेटिक्स के अंतर्गत अब उसमें ना क्रोमैटिन होते हैं, तो क्रोमैटिन में ये डीएनए और आरएनए होते हैं। आप समझते हैं क्रोमैटिड क्या होते हैं, क्रोमैटिन क्या होते हैं? तो डीएनए की बॉन्डिंग कैसी होती है, संरचना कैसा होता है, ये आप जानते हैं। तो उसी में डीएनए और आरएनए पाया जाता है, जबकि आरएनए 90% कोशिका द्रव्य और 10% केंद्र के न्यूक्लियस के उपस्थित रहता है। इसमें अगर एक आरएनए बन रहा है तो उसमें कोशिका द्रव्य जो होते हैं, एंडोप्लाज्म जो होते हैं, वो बने होते हैं। 10%
कोशिक केंद्रक में उपस्थित रहता है। जब मैंने आपको वो सेल डिवीजन पढ़ाया था तो सेल डिवीजन में सेल टूटता है तो इंडोरेटिकुलम में बदलता है। वो आपने पढ़ा होगा कि कैसे वो जलीय द्रविका में बदलता है। जलीय द्रविका में बदलने के बाद वो वापस से फिर एक सेल का निर्माण करता है। कोई भी एक सेल टूटता है तो दो सेल के निर्माण होते हैं हमारे। उन दो सेल के निर्माण का प्रोसेस आपने जेनेटिक्स में पढ़ा होगा जैसा मैंने पढ़ाया है। तो मुख्यतः दो ही तरह के हमारे न्यूक्लिक एसिड होते हैं, एक आरएनए हो गया और एक डीएनए हो गया। ठीक है, अब आते हैं हमारे इसकी संरचना पे आते हैं कि न्यूक्लिक एसिड की जो संरचना है वो कैसे होती है। वीडियो शॉर्ट ही रखूंगा, 2-3 पार्ट में रहेंगे आपके वीडियो, क्योंकि बहुत छोटा टॉपिक नहीं है, बड़ा टॉपिक है तो ज्यादा जाएंगे। तो न्यूक्लिक अम्लों की संपूर्ण संरचना पे आते हैं। न्यूक्लिक अम्ल का संगठन जो है वो सुगर, नाइट्रोजन क्षारक और फास्फोरस अम्ल से होता है। कई दशाओं में न्यूक्लिक अम्ल जल अपघटन करने से कुछ उत्पाद भी प्राप्त होते हैं, जैसे न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं जलीय NH3 जब इसको 115 डिग्री सेल्सियस पर होता है तो न्यूक्लियोटाइड्स होता है। इसमें नाइट्रोजन क्षारक, सुगर और फास्फोरस अम्ल होते हैं। या आप इसको चाहें तो न्यूक्लिक एसिड एक संरचना आपको बता देता हूं जिससे आप समझ जाएंगे। इसमें आप देखेंगे अगर न्यूक्लिक एसिड है, ये न्यूक्लिक एसिड है, तो मैंने पहले बताया था कि अगर जलीय अपघटन होता है, ठीक है, जलीय अपघटन अगर होता है तो जलीय अपघटन हो रहा है तो NH3 कितना 115 डिग्री सेल्सियस 115 डिग्री सेल्सियस पे होता है तो न्यूक्लियोटाइड्स, ये क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड्स होता है। अब या फिर न्यूक्लिनेस एंजाइम यहां होता है। न्यूक्लिनेस एंजाइम्स, ये न्यूक्लिनेस एंजाइम्स होता है। फिर यहाँ पे जलीय अपघटन होता है, कितने डिग्री सेल्सियस पे होता है, 175 डिग्री सेल्सियस पे इसका गर्म होता है। या इसका जलीय विलयन, इसका जलीय विलयन हो तो ये जलीय विलयन कब होगा, जब हम इसको गर्म करेंगे। गर्म करने पर इसका, तो इसमें क्या क्या बताया था हमने कि सुगर, नाइट्रोजनी क्षारक और फास्फोरस अम्ल से
होता है। अब न्यूक्लियोटाइड्स या नाइट्रोजन क्षारक प्लस फास्फोरस अम्ल, फास्फोरिक एसिड जो होते हैं उनसे जब मिलता है तब हमारा सुगर और प्यूरिन्स बनता है। सुगर, प्यूरिन्स प्लस पिरामिडिन्स बनते हैं। ये तीन चीजें हमारी बनती हैं किसमें? न्यूक्लिक एसिड की संरचना में। जब इसका संगठन होता है शर्करा, नाइट्रोजन क्षारक और फास्फोरस एसिड से। थोड़ा आपको टफ पड़ेगा, अगर आपने हाई स्कूल इंटर में पढ़ा होगा तो आपको न्यूक्लिक एसिड जो है वो इजी टू वे समझ में आएगा, लेकिन इसकी संरचना ऐसे ही होती है। इसमें सुगर्स भी होते हैं, जैसे कि एक उदाहरण दे दूं आपका, डी राइबोज जो है, डी राइबोज या D2 डीऑक्सी रोब्स जो होते हैं वो एलिडोपेंटोस शर्करा होते हैं, सुगर्स होते हैं, एलिडोपेंट सुगर्स होते हैं। कार्बोहाइड्रेट में आपने सुगर पढ़ा होगा, कार्बोहाइड्रेट में। अब इसमें जो सुगर होता है, जैसे हमने सुगर की बात की, तो जो सुगर होता है न्यूक्लिक एसिड में, वो जल अपघटन के उत्पादकों में केवल दो तरह के सुगर अलग किए जाते हैं या विलग किए जाते हैं, जिसमें डी रिबोस और डीऑक्सी रिबोस होते हैं। इन्हें एल्डोपेंटोस सुगर होता है। इनमें क्या होता है? एल्डोपेंटोस सुगर होता है। तो डी रिबोस और डी ऑक्सी रिबोस के फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूं। ये जो है सूत्र वो डी राइबोस का सूत्र है। ये सूत्र किसका है? डी राइबोस का सूत्र है। अब एक है CH2OH, CH2OH 2 C2H। ये सूत्र जो है वो D2 डीऑक्सीराइबोस का है। नीचे वाला D2 डीऑक्सीराइबोस का है और ये डी राइबोस का है। D2 डीऑक्सीराइबोस का ये फॉर्मूला है और ये फॉर्मूला है आपका डी राइबोस का। ठीक है, ये दो फॉर्मूला है। तो ये डी जो 2 ऑक्सीराइबोस के अणु में 2 द्वितीयक कार्बन परमाणु पर हाइड्रॉक्साइल समूह के स्थान पर हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। हाइड्रॉक्सिल परमाणु के स्थान पर क्या होते हैं? हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। हाइड्रॉक्सिल के जगह पे हाइड्रोजन परमाणु, यहां देखेंगे हाइड्रॉक्सिल की जगह पे हाइड्रोजन परमाणु रहते हैं। ऑक्सीजन जो है वो नहीं रहता है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति हो जाती है। दोनों सुगर्स में न्यूक्लिक एसिड में बीटा प्यूरेनोसाइड रिंग संरचना बनती है। ये किसमें उपस्थित रहती है? बीटा प्यूरेनोसाइड एक रिंग बनती है। वो रिंग की संरचना में होते हैं। किस संरचना में होते हैं? रिंग की संरचना में
अब शुगर की जो प्रकृति है इसके आधार पर न्यूक्लिक अम्लों को दो भागों में विभाजित किया गया है। जो शुगर की नेचर है, जो शुगर की प्रकृति है, जो उसका नेचर है, उसके आधार पर ना न्यूक्लिक एसिड को दो भागों में विभाजित किया गया है, जिसे पेंटोस न्यूक्लिक एसिड या राइबोन्यूक्लिक एसिड कहा जाता है। आरएनए या राइबोन्यूक्लिक एसिड कहो या पेंटोस न्यूक्लिक एसिड कहो, दोनों कह सकते हो। कभी कभी क्या होता है कि पेंटोस न्यूक्लिक एसिड लिख के आ जाता है तो आप लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है कि हम इसके बारे में कैसे बताएं। तो आप आरएनए जो है राइबोन्यूक्लिक एसिड है वही है। और एक आता है डीऑक्सी पेंटोस न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी पेंटोस न्यूक्लिक एसिड या डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड कह सकते हैं, यानी डीएनए, डीएनए डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड भी आप इसे कह सकते हैं। तो अगर अभी कहीं लिख के आ जाए आपको कि डीऑक्सी पेंटोस न्यूक्लिक क्या है, तो आप डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए के बारे में लिखिए। और अगर ये लिख के आता है कि पेंटोस न्यूक्लिक एसिड क्या है, तो आप राइबोन्यूक्लिक के बारे में लिखिए। ठीक है, आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड जो है वो क्या है, आरएनए है। ठीक है, इसको यहीं पे रोकते हैं, फिर इसके वीडियो बनाऊंगा क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबे हो जाएंगे। ठीक है, तो आप इसको यहीं तक देख